शक है। अब दिन ढल चुका है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। किसी भी देश के विकास के लिए नीतियां और निर्णय एक मजबूत नींव का काम करते हैं। नीतियां जितनी कारगर रहती हैं, अर्थव्यवस्था उतनी ही तेज गति से विकास की ओर अग्रसर होती नजर आती है। साथ ही बेहतर निर्णयों के साथ जनता उस विकास की मुख्य धारा से जुड़कर लाभान्वित होती है। फिलहाल देश में लोकतंत्र का पर्व यानी चुनाव चल रहे हैं और इस चुनावी समर में राजनीतिक दल जनता जनार्दन को लुभाने के लिए वादा तो कर देते हैं, लेकिन उन वादों का उनके लागू करने पर क्या वाकई विकास हो पाएगा, या जो विकास देश को प्रगति पथ पर ले जा रहा था वो कहीं अपने रास्ते से भटक तो नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे वादों का खामियाजा कई देशों को झेलना पड़ा है। फिर चाहे अर्जेंटीना की बात हो, वेनेजुएला या फिर एशियाई देशों में श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान का हाल किसी से छिपा नहीं है। अगले 1 घंटे के दौरान इस पर हम चर्चा करेंगे। खटाखट चुनावी वादा, नफा या नुकसान। जी हाँ, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद रहेंगे हमारे खास मेहमान भी। लेकिन सबसे पहले जो सवाल उठता है नफा नुकसान को लेकर, जो चुनावी वादे किए जाते हैं, क्योंकि सरकार की ओर से लोगों को सीधे धन मुहैया करा देने से भले ही उन्हें तत्कालिक फायदा मिल जाता है, लेकिन इस तरह के वैसे कई तरह के नुकसान भी होते हैं जो कि कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी कि अर्थव्यवस्था के लिए ये सही है या गलत, यानी इसमें लाभ होगा या फिर हानि का सामना करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें व्यक्तिगत उपयोग के लिए, कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वादा कर दिया जाता है उसका जब प्रभाव हम देखते हैं, और क्या आम जनता पर कर का बोझ बढ़ जाएगा इससे, क्योंकि जनता को सुविधाएं अगर आप दे रहे हैं तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा और पैसों का सर्कुलेशन जो है क्या वो रुकेगा। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं जब हम बात करते हैं इन खटाखट चुनावी वादों को सुनने के बाद, इनको जानने के बाद और समझने के बाद। इन्हीं सवालों को लेकर हम भी इन सवालों के कहीं ना कहीं जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से तमाम जो सवाल हैं वो हमारे सामने होते हैं और जो जनता जनार्दन है वो बेहतर तरीके से जानती है कि कैसे जो हम कह सकते हैं लुभावने वादे किए जाते हैं, प्रलोभन दिया जाता है, उसमें जनता को क्या करना चाहिए। क्योंकि जो मतदाता हैं आज के समय में काफ़ी जागरूक हैं। वो कहते हैं फ्रीबीज नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें तमाम सुविधाएं चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं। इस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे खटाखट चुनावी वादा जो है नफ़ा है या नुकसान। और इसके लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी हैं जो कि आर्थिक विश्लेषक हैं, और साथ ही वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुश्री सिन्हा जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अश्विनी जी आपके पास में आना चाहूँगा। हम देखते हैं कि लगातार इस जो भी चुनावी माहौल चल रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां लोगों को लुभाने के लिए वादे करती हैं, और उन्हीं वादों की बात की जाए या जो प्रलोभन के लिए बात कही जाती हैं उसका पहले अगर हम रुख करें उसमें, क्योंकि खासतौर से चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए जिस तरीके से अलग अलग वादों की बात करती हैं, उनको लुभाने की बात करती हैं, इसी कड़ी में जो इंडी गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इन चुनावों में कैसे लगातार लोगों को बहलाने के लिए और एक वोट के लिए उनको अलग अलग वादे उनके सामने कर दिए जाते हैं। और ख़ास तौर से जब हम इन वादों की बात करते हैं, हकीकत देखते हैं, इस बारे में आपसे मैं पहला सवाल यहाँ लेना चाहूँगा। उसके बाद अपने दर्शकों को भी हम दिखाएंगे किस तरीके से जो खटाखट हम बात कर रहे हैं, कैसे एक खटाखट चुनावी वादा जो है वो जनता से कर दिया जाता है, लेकिन कितना कारगर आपको ये लगता है अश्विनी जी? देखिए, आपने कुछ देशों का नाम लिया, वेनेजुएला का, बांग्लादेश का, अर्जेंटीना का। उनका तो हाल हमने देखा ही है, लेकिन यदि आप भारत में ही देखें तो इस प्रकार की जो फ्रीबी स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, दिल्ली है, तमाम ऐसे, उसका खामियाजा वहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज यदि देखें तो पंजाब के ऊपर लगातार कर्ज बढ़ने के कारण उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रभावित हो रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हो रहा है, वहाँ के लोगों पर कर बढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पर बिजली की दरें बढ़ाई जा रही हैं। आंध्र प्रदेश या बाकी जितने भी, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट आई कि जो कर्ज दिखाया गया है उससे भी कहीं ज़्यादा कर्ज इन राज्यों पर पड़ गया। यानी एक तरीके से खामियाजा जो है, जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं नजर आता है। और क्यों हम खटाखट चुनावी वादा ये कह रहे हैं, दरअसल इस चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के जो प्रयास कर रही हैं,
इसी कड़ी में अगर हम इंडी गठबंधन की जब बात करते हैं तो खासतौर से जो राहुल गांधी हैं वो अपनी चुनावी रैलियों में इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ जाते हैं। वो एकदम से बात करते हैं कि कैसे लोगों के पास जो पैसा है वो पहुंचना शुरू हो जाएगा, और ना सिर्फ पैसा बल्कि इसके जरिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जानते भी हैं कि इन जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है। लेकिन राहुल गांधी इन दौरान अपनी चुनावी रैलियों में क्या कुछ कहते नजर आते हैं, आइए जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। पहले जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये काम किसी भी सरकार ने, दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं किया है। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे, महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को, खटाखट 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 खटाखट। तो राहुल गांधी के इस खटाखट जुमले की अगर बात की जाए तो सियासी सुर्खियां इसने ज़रूर बटोरी और उसके साथ साथ लोगों ने थोड़े ठहाके भी लगाए। लेकिन राहुल गांधी की इन मुफ्त वाली खटाखट योजनाओं पर प्रधानमंत्री ने भी कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने राहुल का नाम लिए बिना जवाबी अंदाज में कहा, पंजे और साइकिल के सपने टूट गए हैं, खटाखट खटाखट। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा, और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार, खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। अरे कोई इनके दिमाग को भी जरा बता दो, कब रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। तो आखिर क्यों इस चुनाव में जो वादे हैं वो खटाखट चुनावी वादे हम इसको कह रहे हैं। और ना सिर्फ राहुल गांधी बल्कि इस चुनाव में इंडी गठबंधन मुफ्त स्कीम के जरिए वोटर्स को जिस तरीके से लुभाने में जुटा है, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे भी मुफ्त राशन बांटने की बात कह चुके हैं। एक्ट लाके उनको, बहनों को, भाइयों को, सबको उन्होंने अन्न दिया, और ये बोलता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहा हूं। मुफ्त दे रहा? अरे हमारा कानून है, हमारे कानून रहने के वजह से आप 5 केजी दे रहे हो। हम अगर हुकूमत में आए, हम डबल देंगे, 5 के बजाय 10। तो सुना आपने यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे को भी जो कह रहे हैं, हम 5 के बदले 10 देंगे, आपसे डबल कर देंगे। एक होड़ जो है वो ऐसा लगता है कि होड़ लगी हुई है, लेकिन इस होड़ का नतीजा क्या है। और हाल ही में अगर हम बात करें तो बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी, आपको बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक जो वीडियो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर साझा किया था। और इस प्रसारित वीडियो में, जो कि 6 सितंबर 2010 का है, इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि सरकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को किफ़ायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, लेकिन गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं कर सकती।
उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को नीति निर्माण के दायरे में नहीं जाना चाहिए। ये बात कही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2010 में, और किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने यहाँ हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट को इस दायरे में नहीं आना चाहिए और जो गरीब हैं उनको मुफ्त में राशन नहीं दिया जाएगा। अश्विनी जी, ये तमाम जो बातें हैं ये हमने सुनी। अब एक आपकी यहाँ राय मैं लेना चाहूँगा, उसके बाद शिशिर जी आपके पास भी आऊँगा। लगातार हर एक राजनीतिक दल जो है वादे कर देता है, और जिस तरीके से राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कर रहे हैं, किस तरह का असर हम मान सकते हैं? क्या जो हमारी आर्थिकी है, जो अर्थव्यवस्था है, उस पर क्या असर होगा? ये बिना सोचे समझे इस तरह के जो बयान है वो दिए जाते हैं। देखिए, जो हमारा कुल बजट है वो लगभग 50-52 लाख करोड़ रुपए का है केंद्र सरकार का जी। और उस बजट में कम से कम 75% ऐसा रहता है जिसमें जो पहले से ही निश्चित खर्च हैं, जिनको आप बदल नहीं सकते हैं। पुराने कर्जों पर आपको ऋण वापस करना है, ब्याज देना है, तनख्वाह देनी है, पेंशन्स देनी है, बाकी तमाम प्रकार के खर्च हैं। 75% के लगभग ऐसा माना जाता है कि वो निश्चित खर्च हैं। जो बाकी बचता है उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं, और देश को विकास के रास्ते पर और आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार से अभी सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स दी हैं लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की, उसके माध्यम से कैसे जो इस एनडीए के शासन के दौरान इस प्रकार से गलत आर्थिक नीतियों के चलते देश में लगातार आयात बढ़ते गए, और चीन से आयात को बढ़ाने के लिए इन्होंने 24% से 6% तक का टैरिफ कर दिया, जिसके कारण देश में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी, जिसके कारण गरीबी बढ़ी। उसको पुनर्स्थापित करने के लिए उद्योगों को हमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के माध्यम से देश में पुनः इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने की प्रयास करने पड़ रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो केवल आने जाने की बात नहीं है, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होने के कारण भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी नहीं हो पाते। जो विकास है यानी वो तो ज़रूरी है ही, और यही कारकों से विकास हो सकता है। शिशिर जी, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो चुनावी वादा कर दिया जाता है कि खटाखट आपके जो खाते हैं उसमें पैसे आने लगेंगे, और उसके साथ साथ जो मुफ्त राशन है वो दोगुना कर दिया जाएगा, क्या इससे जो अर्थव्यवस्था है हमारी उसमें किस तरह का असर इससे पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं है, हर चीज़ की एक कीमत होती है जी। तो आप अगर मुफ्त देने की बात करते हैं तो आप पहले ये तय करिए कि आपकी प्राथमिकता किस चीज़ को मुफ्त देने की है जी। अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य को मुफ्त देने की बात करते हैं तो इससे किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा, अर्थशास्त्री भी इस चीज़ का समर्थन करेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम बिजली मुफ्त देंगे, हम पानी मुफ्त देंगे, हम बस में सफ़र आपको मुफ्त कराएंगे, हम आपको अनाज हम इतना मुफ्त देंगे, कोई भी पार्टी हो जी, सभी के लिए इस बात पे विचार करना जरूरी है कि इसकी कीमत कौन अदा करेगा। वैसे भी आप देखते हैं कि जब देश में आपके इनकम टैक्स देने वालों की संख्या 1.5-2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, जब जीएसटी का टैक्सेशन को हम रिग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं, तो ऐसी सूरत में जब आपके पास आमदनी के जरिया, आमदनी का स्रोत जब आपका सीमित हो, तो खर्चा अगर आप बेतहाशा बढ़ाते जाएंगे तो अंत क्या होगा? आपका घाटा बढ़ जाएगा। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में घाटा होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन एक घाटे की भी सीमा, इसके लिए हमारे पास एक कानून है जिसको हम लोग FRBM एक्ट कहते हैं, जो हमको कहता है कि हमको अपने राजकोषीय खजाने के घाटे को कहां तक रखना है। अब अगर आप कर्ज लगातार लेते रहे तो नतीजा क्या होगा कि आपके पास, जैसा भी डॉक्टर महाजन कह रहे थे, कि जो 25% पैसा बचता है खर्च करने के लिए, पता चला उसका भी एक हिस्सा ब्याज चुकाने पे आपका चला जा रहा है, पुराने कर्ज को अदा करने के लिए चला जाता रहा है। तो जब आपका पूंजी से पूंजी का निर्माण नहीं होगा तो विकास की गति आगे कैसे बढ़ेगी? तो कुल मिलाकर के इतना ही हम कहना चाहते हैं कि मुफ्त कोई भी चीज नहीं है, कीमत है। उस कीमत को पहले ध्यान में रखिए और फिर घोषणा करिए। घोषणा करना बहुत आसान है, और हम पंजाब का उदाहरण देख चुके हैं जहां पर उनके अपनी आय का लगभग 47% फ्रीबी पे जा रहा है। इस पर भी और विस्तार से मैं आपसे यहाँ जानकारी लूंगा शिशु जी कि कैसे जो अलग अलग राज्य हैं उनमें जो हमने होते देखा है, पंजाब की बात करें, कर्नाटक की बात की जाए, कि कैसे फ्रीबीज की जब हम बात करते हैं तो उनका असर क्या पड़ता है, किस तरीके से उनका प्रभाव पड़ता है। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए DD न्यूज़ पर।
शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खटाखट चुनावी वादा, नफा या नुकसान। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना कि आखिर जो बातें कह दी जाती हैं, जो बयान दे दिए जाते हैं, जो चुनाव के समय पे वादा किया जाता है, उनका खामियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ सकता है, और क्या वाकई जो भी वादा किया जाता है उससे पहले देखा जाता है कि इसका असर कैसे होगा। क्योंकि खटाखट जुमले पर लगातार हम देखते हैं कि अलग अलग जो दल हैं वो क्या कहते हैं। और एनडीए के सहयोगी और खासतौर से सुभाषपा से अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र ने। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ। ओम प्रकाश जी, कांग्रेस, राहुल गांधी और अखिलेश यादव बहुत प्रहार कर रहे हैं एनडीए पर, बीजेपी पर और आपके गठबंधन पर। देखिए, वो दोनों बच्चा हैं, हम उनके चच्चा हैं। हम 21 साल से धरातल पे घूम रहे हैं और देश की जनता मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशी तो छोड़ दीजिए, जनता चुनाव लड़ रही है विकास के नाम पर। चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन खाता खोलने की बात हो, चाहे राशन के सवाल पर हो, जो योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है उस योजनाओं को जनता खुश पा करके, और आने वाले दिनों में जो घरेलू बिजली का बिल गरीबों को नहीं देना है, ऐसे परिस्थिति को सुन करके गरीब प्रफुल्लित है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। एक खटाखट जो जैसा राहुल गांधी ने कहा, उसका तो कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो सीधे पैसा अकाउंट में, लाख रुपया महिलाओं को, ये खटाखट बहुत कह रहे हैं, क्या कहना है इस पर? देखिए, न उमन गेहूँ हो ही न राधे गौने जई हैं, न उनकी सरकार बनेगी न वो खटाखट देंगे। वो जानते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उनका मुकाबला कहीं है नहीं। पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की जनता मोदीमय है। जनता तो ये कर रही, जो राम को लाए हैं हम उनको ले आए हैं, ले आएंगे। अब बताइए, तो मोदी जी तो ले आए हैं भगवान राम को, अयोध्या में मंदिर बनवा दिया। अब घर घर लोग नारा लगा रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो वो कहाँ जाएंगे? तो छठे और सतवें चरण का चुनाव बचा है और कल अब एक मतदान होना है, तो कुल मिला के 3 चरण है। अब आप बनारस देखें, गोरखपुर आपका इलाका जो है, आप यहाँ बस्ती में जनसभा कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं मुद्दा? चूँकि हम देख रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त प्रचार हो रहा है एनडीए की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। विपक्ष कहाँ है? आज ही आप बस्ती में देख लीजिए, आज हम खुद बस्ती में 2 सभा कर रहे हैं। नामांकन में हम लोग सभा किए, उसके बाद डेली का आयोजन हमारे एनडीए गठबंधन के साथी रोज सभा कर रहे हैं, गाँव में बूथ तक जा रहे हैं। और ये लोग कहाँ, खाली टीवी पर आकर के खटाखट खटाखट दे रहे हैं और जनता भी खूब खटाखट देगी। तो जाहिर तौर पर खटाखट की अगर बात की जाए तो काफ़ी सियासी सरगर्मी के बीच लोग जो हैं, ये शब्द उनकी ज़ुबान पर है, लेकिन इसकी वास्तविकता या इसकी सच्चाई की अगर बात की जाए, उसकी पड़ताल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो खटाखट चुनावी वादा कर दिया जाता है, और न सिर्फ इन्हीं गठबंधन के नेता, खासतौर से राहुल गांधी जिस तरीके से इस खटाखट स्कीम के ज़रिए लोगों को लुभाने में जुटे हैं, उस पर जनता जनार्दन, जो कि सब जानती है, आम लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि खटाखट पैसा कोई कहाँ से देगा, लोगों को मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। खटाखट के लिए क्या कोई पेड़ लगा है जिससे पैसा आ सकता है? ये लोग क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अरे भैया, खटाखट पैसे कहाँ जाएंगे? पैसे मेहनत से आते हैं, देश का पैसा है, देश का संसाधन है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए। खटाखट पैसे देने से कुछ नहीं होगा। सर, खटाखट कभी पैसा आता है कि कभी आया है? सब मेहनत से पैसे आते हैं, मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा। खटाखट कहाँ से आने वाला है? ये तो हंसने वाली बात है। खटाखट पैसा, मेहनत करने से पैसा जो है आदमी का इकट्ठा नहीं रहो, खटाखट कहाँ से भेज देंगे पैसा? खटाखट पैसा तो आ ही नहीं सकता है। वो कोई ऐसा पेड़ लगाए नहीं है कि जो हिलाएंगे खटाखट पैसा आ जाएगा। देश के जनता की पैसा है, जो टैक्स हम लोग देते हैं, जनता देती है। उस पैसे से एक अच्छे विकास, एक अच्छे भारत को जो है बनाने के लिए जो है पैसा होता है। जो मोदी जी कर रहे हैं वो राहुल गांधी के बस की बात नहीं है।
तो देखिए, जो आम जनता है, जनता जनार्दन जिसे हम कहते हैं, जिसको लुभाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, प्रलोभन दिया जाता है, वो भी यहाँ पर हम कहते हैं कि एक तरीके से उनके बयान पर हंसती हुई नजर आती है कि आखिर खटाखट पैसा आएगा कहाँ से। राहुल गांधी की इस खटाखट मुफ्त वाली स्कीम पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कांग्रेस पार्टी को घेरा और कांग्रेस से सवाल किया कि वो बताएं कि इन योजनाओं के वित्त पोषण के लिए भारी धनराशि कहाँ से आने वाली है। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स बढ़ाए बिना या भारी उधार लेकर अर्थव्यवस्था को गिराए बिना इन योजनाओं को लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही वित्त मंत्री ने सवाल भी किया कि क्या कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में किए गए ऊंचे वादों की लागत पर उससे पहले उन्होंने विचार किया है। क्या उन्होंने गणना की है कि खटाखट योजनाओं की वित्तीय लागत कितनी होगी। साथ ही क्या वे उनके लिए बड़े पैमाने पर उधार लेंगे या वे कर को बढ़ाएंगे। उन्हें वित्त पोषित करने के लिए खटाखट योजनाओं की वित्तीय लागत को समायोजित करने के लिए राहुल गांधी कितनी कल्याणकारी योजनाएं बंद करोगे, कहा निर्मला सीतारमण ने कि कैसे जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं क्या उनको बंद किया जाएगा। कई ऐसे सवाल जो हैं उन्होंने अपने ट्वीट उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने पूछे थे राहुल गांधी से कि आखिर ये सब होगा कैसे, और वही हम सब जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर ये सब होगा कैसे, और जहां अगर कहीं कहीं ऐसा हुआ भी है तो उसके परिणाम किस तरीके के रहे हैं। अश्विनी जी, अगर देखा जाए तो क्योंकि कहना बहुत आसान हो जाता है शायद, लेकिन जब हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था को देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था जो कि विश्व भर में उभरती हुई नज़र आती है, और हम कहते हैं कि अब तक के सबसे एक बेहतर स्थिति में हमारे देश की अर्थव्यवस्था है विश्व स्तर पर जब हम देखते हैं, लेकिन अगर इस तरह के बयान दिए जाते हैं, जो वादे किए जाते हैं, इनका किस तरह का असर हम मान सकते हैं। क्या इससे एक आम आदमी की जो हम आमदनी की बात करते हैं, उसकी आय की बात करते हैं, क्या उसमें कुछ इजाफा होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ वेनेजुएला का उदाहरण दे करके। जिस समय मोदी जी ने शासन की सत्ता संभाली थी, उस समय वेनेजुएला की करेंसी का रेट जो था वो 17 बोलीवर वाज इक्वल टू $1 जी। आज है 1.25 लाख बोलीवर इज इक्वल टू $1। वहाँ के लोगों की जो जिसको वेट है, भार है, यानी उनके इतने वो कमज़ोर हो गए हैं, 7.5 किलो एवरेज जी कम हो गया है। जिस प्रकार से उनकी अर्थव्यवस्था गई है वो केवल इसीलिए गई है कि इसी खटाखट प्रकार की योजनाओं को उन्होंने लागू किया। जो महंगाई यानी वहाँ पर बढ़ी, महंगाई बढ़ी और उन पर कर्ज बढ़ा, दुनिया पर आश्चर्य बढ़ा, और वो एक ऐसा देश है जिसके पास बहुत मात्रा में तेल है जी, तब ये हाल है। भारत की बात करें तो 12.5 लाख करोड़ रुपया हमारे पास बचता है ये सब फिक्स्ड एक्सपेंसेस करने के बाद, जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी निर्माण करना है, गरीब लोगों के लिए घर भी बनाने हैं, उज्ज्वला योजना के तहत आपको LPG कनेक्शन भी देने हैं, लोगों को बिजली का कनेक्शन भी देना है, लोगों को तमाम प्रकार की दूसरी सुविधाएं भी देनी है, और देश का विकास करने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास करने हैं। उसमें से पैसा निकाल करके यदि आप, यह बहुत ही जिसको हम कहेंगे कि दुर्भाग्यपूर्ण प्रकार की स्थिति है कि इस तरह की बात की जा रही है कि हम आज देश में 20 करोड़ लोग कम से कम गरीब अगर ये कहते हैं तो 20 लाख करोड़ रुपया एकदम से आप निकाल देंगे। आप 75% जो है उसमें से भी निकाल देंगे तो आपके ऊपर कर्ज लगातार बढ़ेगा। मैं यहाँ पर आपको दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले समय में 2004 से 14 के बीच में जिस प्रकार से कर्ज लिए गए, जिसके और जो फिस्कल डेफिसिट जिसकी बात अभी FRBM एक्ट की बात करें तो उसको धत्ता दिखाते हुए जिस प्रकार से फिस्कल डेफिसिट को 6-6.5% तक बढ़ाया गया, उसके कारण देश में 12% से 13% की इन्फ्लेशन हो गई। इसलिए जो अभी शिशिर जी बात कर रहे थे कि कुछ भी फ्री नहीं होता है। जब आप इस प्रकार की फ्री की योजनाएं लेकर के आते हैं जिसके कारण महंगाई बढ़ती है, लोगों का जीना दुर्भर हो जाता है। लेकिन इस महंगाई की वजह से शिशिर जी अगर देखा जाए, एक जो आम आदमी है, आम जनता है, वो ये जानना चाहती है जब इस तरह के वादे किए जाते हैं, जो गरीबी है क्या वो कम होगी या उसमें और इजाफा हो पाएगा? सबसे पहले तो आपको तय करना है गरीब कौन है। 2011 के बाद से 2011 में तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी,
उसके बाद रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट है जिस पर फैसला नहीं हुआ। तो हमारे पास जब यही पता नहीं कि गरीब कौन है तो हम किसका भला कर रहे हैं, पहले तो हमको ये सोचना है। दूसरा, जब आप कहते हैं कि आप लोगों को मुफ्त दे करके उनकी गरीबी को कम कर रहे हैं, दरअसल ये भी होता है कि जो लोग उसके लिए कीमत अदा कर रहे हो तो उनको ज्यादा कीमत देना होता है, तो यानी कि उनके जो खरीद की क्षमता है वो प्रभावित होती है। तो अर्थशास्त्र में हम लोग एक सिद्धांत का अनुसरण करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वर्चुअस साइकिल। वर्चुअस साइकिल और विशियस साइकिल, हम इस दो साइकिल को लेते हैं, एक सुचक्र होता है, एक दुष्चक्र होता है। सुचक्र का मतलब है कि आपके पास जब खरीद की ताकत है, आप मांग करेंगे तो उत्पादक जो है वो सामान बनाएगा, जब वो सामान बनाएगा तो रोजगार देगा तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे। तो ये एक चीज एक अच्छे से दूसरा अच्छा होता रहता है। जब मांग पे असर पड़ेगा, उत्पादक सामान नहीं बनाएगा या उत्पादन कम कर देगा, रोजगार के मौके कम कर देगा, उससे लोगों के हाथ में आमदनी कम हो जाएगी, तो फिर तो आप दुष्चक्र में आ जाएंगे। तो आपको ये तय करना है कि हमें सुचक्र की व्यवस्था को अपनाना है या दुष्चक्र को अपनाना है। अगर आपको सुचक्र को करना है, बेहतर है कि जो लागत है उसको आप दीजिए, लागत पे लोगों को सामान दीजिए ताकि लोगों को भी उसका वर्थ पता हो। देखिए, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि जब कोई भी चीज मुफ्त में मिलती है ना, हमें उसका मोल समझ में नहीं आता है। तो ये अगर आपको करना है तो आप उसकी लागत लीजिए और लोगों को एहसास दिलाइए कि हम आपको लागत पे दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपने जो संसाधन आपके पास है उसका आप कहीं और इस्तेमाल करें। तो अब एक अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये रही है कि मुफ्त से गरीबी कम नहीं होती है, बल्कि गरीबी को और आप गरीब करने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि उससे जब लगता है कि जो सब कुछ मिल रहा है तो उसे कुछ करने की जरूरत क्या है। वो भी ऐसे समय में जब हम दम भरते हैं कि हमारे देश में परचेसिंग पावर जो है आम आदमी की वो बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके से जो फ्रीबीज यानी जो की सुविधाओं की जो बात है वो कही जाती है। और जैसा आपने कहा कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कई बार जो योजनाएं हैं, अक्सर बल्कि हम कहें तो ये कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई नजर आती हैं और उस वजह से जो देश की अर्थव्यवस्था है उस पर भी इसका असर पड़ता है। वेनेजुएला की अगर हम खासतौर से बात करें, हमने जाना कि किस तरीके से वहाँ हुआ, अर्जेंटीना या श्रीलंका भी इसका उदाहरण है। और अर्जेंटीना की खासतौर से हम पहले अगर यहाँ बात करें तो आपको बता दें कि किस तरीके से अर्जेंटीना में दिसंबर 2023 में वार्षिक मुद्रास्फीति दर जो थी 211% से भी ज़्यादा हो गई। और अर्जेंटीना में अर्थव्यवस्था की समस्याएं दशकों से भरी हुई हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैसे जो स्थिति है वो एकदम से बदल जाती है। पिछली सरकार की मुफ्त की स्कीम ने अर्थव्यवस्था को लगभग चौपट कर दिया था। और वहीं इसे ही पिछले चुनाव में जो जेवियर माइली हैं उन्होंने मुद्दा बनाया था, एक तरीके से नो फ्रीबीज का एक जो मुहिम है वो देखने को मिला था, जिसके बाद भारी बहुमत से जो माइली हैं वो सत्ता में और वहाँ राष्ट्रपति भी बने। तो ऐसे में हमें ये समझना होगा कि जो अलग अलग देश हैं वो भी इन सबको जानते हैं और जो आम जनता है, हर कोई ये चाहता है, विश्व में कोई भी आम नागरिक है वो ये चाहता है कि उसको सुविधाएं मिलें, लेकिन उन सुविधाओं की वजह से अगर उस पर कोई कर्ज बढ़ रहा है, कोई दबाव आ रहा है, तो अश्विनी जी शायद ये कोई नहीं चाहेगा कि एक अतिरिक्त दबाव जो है वो आपके पास आ जाए। आपको लग रहा है कि शायद ये तो आपका हक था, ये तो आपको सुविधा मिली है, लेकिन उसके बाद पता ये चलता है कि इसके लिए तो और ज़्यादा अब तो कर्ज की स्थिति आपके सामने हो गई है। देखिए, यदि हम दूसरे मुल्कों का उदाहरण देखते हैं, अभी तो आपने अर्जेंटीना और वेनेजुएला की बात की, मैं यूरोप के देशों की बात करता हूँ। यूरोप के देश तो बहुत अमीर हैं, लेकिन आज उन जो फ्री की समस्या के कारण जो जिस प्रकार की जिसको वो सोशल वेलफेयर कहते हैं, आज वो उस स्थिति में नहीं है कि वो अपने लोगों को पेंशन, ओल्ड एज पेंशन थोड़ी बढ़ा सकें या उतनी भी दे सकें। उनके ऊपर कर्ज इतना बढ़ गया है, हमने तमाम देशों के उदाहरण देखे हैं, कम से कम आधा यूरोप इस समय कर्ज के बोझ में डूबा हुआ है। अगर इस यूरोप का ये हाल है तो हमारी क्या स्थिति होने वाली है? मुझे लगता है कि भारत सरकार ने पिछले 10 सालों में एक अच्छी नीति अपनाई। वो ये थी कि फ्रीबीज ना देते हुए, मुफ्त में चीज़ें ना देते हुए उनकी क्षमता को निर्माण किया जाए, क्षमता बढ़ाई जाए। अब आप ये देखिए कि कोई गरीब व्यक्ति है, वो गरीब व्यक्ति कच्चे घर में रहता है, उसको अब साल में 2-3 महीने इसलिए घर में रहना पड़ता है क्योंकि कहीं बारिश आ गई तो उसको कैसे उसकी मरम्मत करेगा। लेकिन जब वो पक्के घर में रहता है
ताला लगा करके वो काम के लिए जाता है तो कितनी उसकी क्षमता का निर्माण होता है। इसी प्रकार से कोई चूल्हा झोंक रही है कोई महिला और उसको एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है तो उसकी कार्यक्षमता कितनी बढ़ जाती है, उसका स्वास्थ्य कितना बेहतर हो जाता है। अगर किसी को साफ पानी मिलता है तो उसके कारण बीमारियां कितनी कम होती हैं। हमें खर्च को इस प्रकार से करना चाहिए, यदि हम आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर भी चलें तो हमें खर्च को इस प्रकार से करना चाहिए ताकि लोगों की क्षमता में वृद्धि हो। ये ना हो कि हम उनको अक्षम बनाते चले जाएं, जैसा कि अभी बार बार बात आ रही है कि हम जैसे जैसे लोगों को पैसा देते हैं वो अक्षम होते चले जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां जहां अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस दिए जाते हैं वहां युवकों में काम करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो इस प्रकार की जो जितनी भी फ्रीबीज की योजनाएं हैं हमने अपने देश में देख रहे हैं, विभिन्न राज्यों में देख रहे हैं। और मैं यहाँ पर ये रेखांकित करना चाहता हूँ कि जब इस सरकार ने कार्यभार संभाला था तो उस समय हमारा डेट जीडीपी रेशो 58% था। जो ये शोर मचाया जाता है कि इस देश में सरकार ने बहुत कर्जा ले लिया, 58% था डेट जीडीपी रेशो। जो कोरोना के दौरान चूंकि बहुत पैसा खर्च करना पड़ा 61% पहुंचा, लेकिन वापस अब 56% पर आ गया है। यानी कर्ज को कम रखना, डेट जीडीपी रेशो को कम रखना, यानी अभी तक सरकार ने उसको संभाला, एक तरीके से मैनेज किया है। अपना जो खर्च है उसको इस प्रकार से करना, फ्री नहीं देना, इस प्रकार से खर्च करना कि लोगों की क्षमता बढ़े ताकि देश में उत्पादन बढ़े, देश का विकास हो और विभिन्न प्रकार की योजनाएं चले। शिशिर जी, जो हम आज के समय में देखते हैं जो सरकार, क्योंकि अभी अश्विनी जी ने कहा कि यहाँ फ्रीबीज में कुछ नहीं है, लेकिन हम देखते हैं जो सुविधा दी जाती है, फिर चाहे वो लोनिंग की हो, अलग अलग जो योजना है उनके तहत जो ऋण दिया जाता है, उसके पीछे की आर्थिकी आपसे हम जानना चाहेंगे, उससे किस तरह का जो असर है वो पड़ता है। देखिए, अगर आप क्षमता विकसित करने के लिए कुछ भी खर्च करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म जिसको कहा जाए बेनिफिट है। आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए जी। अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं कि पूंजी का निर्माण करना हो तो पूंजी आपको लगानी होगी। तो पूंजी से पूंजी का निर्माण कब होगा? जब आप लोगों की क्षमता पर आप निवेश करते, तो इसका मतलब है कि आप उस पर पूंजी आप निवेश कर रहे हैं और निवेश का प्रतिफल जो है वो आपको एक निश्चित समय के बाद मिलेगा। ये इसके पीछे का गणित क्या है? जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जो किसी भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जैसे कर्ज देने की बात होती है जी। अब वर्किंग कैपिटल यानी कि उसकी कार्यशील पूंजी, रोज के खर्चों से निपटने के लिए उसको पैसा चाहिए। अब उस पैसे के लिए उसके पास एक विकल्प क्या है कि वो महाजन के पास जाए, माफ कीजिएगा आप महाजन साहब के पास नहीं जी, सूदखोरों के जो सूदखोर है उनके पास जाए और उनसे वो ऊंची कीमत पर अगर वो लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास नया निवेश करने के लिए कुछ बचता नहीं है। तो आप ये गणित देखिए कि अगर सरकार ने 3 रुपए खर्च करके उसके भी 5 रुपए बचा दिए तो उसका नेट गेन कितना है? तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके पीछे जो कुछ भी खर्च होता है वो एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा बेटर रिटर्न देता है। जैसे आपको मैं एक उदाहरण और देता हूं जी। जीएसटी में आज रजिस्टर्ड लोगों की गिनती जो है वो लगभग 1,40 लाख के है, जबकि उसमें कहा जाता है कि अगर आप सामान बेचते हैं तो 40 लाख और आप सेवा में हैं तो 20 लाख रुपए। इससे अगर कम टर्नओवर है तो आपके लिए अनिवार्य नहीं है। फिर भी लोग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, औपचारिक व्यवस्था में आ रहे हैं। औपचारिक व्यवस्था में आने में फायदा क्या है कि सरकार को ये पता चलता है कि कौन कितना कमा रहा है, कौन किस तरीके से खर्च कर रहा है और उसके ऊपर हम किस तरीके से अपने संसाधनों को लगा सकते हैं या वो अर्थव्यवस्था में किस तरह से योगदान कर सकते हैं। तो गणित जो है, ये पूरा जो कैपेसिटी बिल्डिंग की जो गणित होती है वो शॉर्ट टर्म की नहीं होती है। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए कि आज हमने एक योजना में पैसा लगाया और उसका फल तुरंत मिल जाएगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंतजार करना पड़ेगा। और यहां पर अर्थशास्त्र के छात्र होने के नाते एक बार फिर मैं कहूंगा कि थोड़ा इंतजार करेंगे तो इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। जी बिल्कुल, और थोड़ा सा इंतजार हमारे जो दर्शक हैं उनको भी यहाँ करना होगा, क्योंकि फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। यकीन है खुद पर है नाज, सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी।
पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने समझा कि आखिर किस तरीके की जो नीतियां हैं और निर्णय हैं उनके ज़रिए अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जाती है। और आज के समय में जब आम आदमी की हम कह सकते हैं जो उसकी क्षमता है खरीदारी की वो बढ़ रही है, ऐसे में उसको इस तरह की फ्रीबीज या इस तरह का प्रलोभन देना वाकई कहीं ना कहीं एक दूरगामी परिणाम जो है उसके वो बेहतर नहीं हो सकते। और लोक लुभावन और इन खटाखट स्कीमों के चलते आर्थिक रूप से अगर हम बात करते हैं तो एशियाई देश में भी कई ऐसे देश शामिल हैं। फिर चाहे हम श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका की हम खासतौर से बात करें तो लोक लुभावन योजनाओं के चलते आर्थिक रूप से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। साल 2019 में चुनावी वादा निभाने के लिए जो टैक्स है उसको घटा दिया गया और उसके बाद की जो स्थिति है, जो संकट रहा, राजपक्षे सरकार के इस फैसले ने श्रीलंका की सरकार को संकट की तरफ धकेल दिया। और उसके बाद आटा, दूध, दवाइयों की कीमतें जो हैं वो आसमान छूती हुई यहाँ पे नज़र आई थी। तो ऐसे में इन बीच बढ़ती कीमतों के बावजूद सामान मिलना मुश्किल हुआ। मारामारी जो है वो होने लगी, लोग हिंसा पर उतर आए। और ख़ासतौर से जो हम बात करते हैं मुद्रास्फीति दर की, वो करीब यहाँ पर 17% से ऊपर पहुँच गई। और इसका सीधा असर कहाँ पड़ा? जो देश की अर्थव्यवस्था है। श्रीलंका जहाँ पहले बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते थे, जब इस तरह की स्थिति उन्होंने देखी तो पर्यटकों ने भी दूरी बना ली। और कहीं ना कहीं जो स्थिति है अर्थव्यवस्था के लिहाज से वो लगातार ना सिर्फ लड़खड़ाती नज़र आई, बल्कि एक तरीके से जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से गिरती हुई यहाँ पे हमने देखी है। तो ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरह के हम कह सकते हैं वादे किए जाते हैं, चुनावी वादे कि खटाखट एकदम आपके जो खाता है उसमें राशि पहुंच जाएगी, इनके पीछे की आर्थिकी क्या रहेगी, लगातार यही सवाल होता है। और जो जनता है वो भी ऐसा नहीं कि नहीं समझती, वो भी सब जान रही है, सब समझ रही है कि हो सकता है कि आज एक थोड़ा सा प्रलोभन दिया जा रहा है, लेकिन कल उससे ज़्यादा हो सकता है वसूल लिया जाए। और इसी वजह से जो जनता है, कहा जाता है कि जनता सब जानती है। शिशिर जी, यहाँ आपके पास आना चाहूँगा पहले, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो योजनाएं हैं उनको देखा जाता है, और अश्विनी जी ने जिक्र किया था कि जो आज के समय में योजनाएं हैं या जिस स्तर पर एक भारत का आम नागरिक है उसके पास जो तमाम सुविधाएं हैं, फिर चाहे हम LPG की बात कर रहे हैं या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, ये एक आधारभूत या इंफ्रास्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक स्तर पर हम पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या वाकई जो दूसरे राजनीतिक दल हैं वापस पहली की स्थिति पर धकेलने का प्रयास करते हैं मुफ्त की बात करके? देखिए, कुछ राज्यों का अगर मैं जिक्र करना चाहूँ जहाँ पर हमने देखा कि कुछ वायदे किए गए और उसका असर राजनीतिक तौर पर हुआ, तो लोगों को लगने लगा कि ये बहुत आसान है, लोगों को लुभाना है तो हम कर सकते हैं। अब अगर आप चाहे पंजाब का जिक्र करें, चाहे हिमाचल प्रदेश का जिक्र करें, कर्नाटक का जिक्र करें, जहाँ पर कई तरह की लोक लुभावन योजनाओं के जरिए जो है वो मत जुटाए गए, लेकिन आज राज्य की स्थिति किस तरीके की है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। और रिजर्व बैंक की ही रिपोर्ट बताती है कि इन 3 राज्यों में किस तरीके से GSTP और उनके ओन टैक्स रेवेन्यू का कितना खर्च जो है वो मुफ्त के ऊपर हो रहा है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, बार बार ये जिक्र आता है कि किसानों के लिए कर्ज माफी कर दी जाए, किसानों के लिए कर्ज माफी करने से बहुत फायदा होगा, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि जब किसानों के लिए कर्ज माफी होता है तो इसका एक बड़ा नुकसान उस किसान को भी उठाना पड़ता है जिसका कर्ज माफ किया जाता है, क्योंकि उसका क्रेडिट रिकॉर्ड भी बिगड़ता है, तो आगे के लिए उसके लिए कर्ज लेना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप किसी भी तरह की योजनाओं में देखें, चाहे वो सरकारी खर्च पे, सरकारी खजाने पे असर पड़ रहा है या व्यक्तिगत तौर पे नुकसान हो रहा है, दोनों ही मामलों में इस मुफ्त का कोई फायदा नहीं होता है। और इन सब का जो अंत में जो नुकसान होता है वो महंगाई दर है। और भूलिए मत कि महंगाई दर गरीबों के लिए सबसे बड़ा कर है। वो गरीब भले ही इनकम टैक्स नहीं देता हो, लेकिन जब उसके लिए इन्फ्लेशन 6%, 8%, 10% हो जाता है तो उसके लिए सबसे बड़ा कर होता है, सबसे बड़ा टैक्स होता है। तब आपको ये तय करना है कि उस गरीब के ऊपर कर का बोझ लादना है या उस गरीब को कर से मुक्त दिलानी है। जी बिल्कुल। और अश्विनी जी, क्योंकि जब इस तरीके से महंगाई अगर बढ़ जाती है और जब ऐसे जो चुनावी वादा है वो किया जाता है खटाखट वाला खास तौर से, तो जो महंगाई है वो कैसे आपको लगता है कि देश में बढ़ सकती है और उसके बाद जो परिणाम होंगे वो तो अभी यहाँ पे सिन्हा जी ने बताई ही हमें।
देखिए, पिछली यूपीए सरकार में अगर हम देखें तो इस प्रकार के जो खर्च किए गए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्री बीज देने की बात आई और जो जिसको हम कहें कि अत्यंत इरिस्पॉन्सिबल तरीके से खर्च बढ़ाया गया, उसी तरह से अभी भी उसी प्रकार की बात हो रही है। यानी उसी धरने पर हैं अभी। मैं यहाँ पर दोनों 10 सालों का उनका और 10 सालों का इनका आपको कंपैरिजन बताना चाहता हूँ। इट्स ऑन रिकॉर्ड कि यूपीए की सरकार के दौरान इन्फ्लेशन रेट का एवरेज 8.6% था और एनडीए के 10 सालों में इस सारे तमाम कोविड वगैरह के बाद बावजूद भी 5.6% है। यानी 3% परसेंटेज पॉइंट जो है वो कम रहा। उसका कारण यह है कि ये जो फिस्कल डिसिप्लिन है, इसको फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं, वो मेंटेन करके रखनी पड़ती है। लेकिन इस प्रकार की जो फ्रीबीज योजनाओं को देने का जो प्रेशर है, जो एक राजनीतिक तौर पर दिया गया है, उसका प्रभाव फिस्कल प्रूडेंस पे पड़ता है, उसका प्रभाव हमारे कर्ज पर पड़ता है और ये कर्ज केवल महंगाई नहीं बढ़ाता है, मैं यहाँ पर रेखांकित करना चाहता हूँ, ये हमारे देश की रेटिंग को भी कम करता है। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियाँ लगातार ये जो पूर्वानुमान अपना जारी कर रही हैं आर्थिक वृद्धि दर को, न केवल पूर्वानुमान है, ये तो सोवरेन रेटिंग को प्रभावित कर रही हैं। और जहां केंद्र सरकार अपना फिस्कल प्रूडेंस बना के रखे हुए है, उसके बावजूद भी चूंकि प्रांतों में ज्यादा कर्ज लिया गया है और जो ओवरऑल डेट ऑन द इकोनॉमी है वो बढ़ रहा है, इसके कारण देश की सोवरेन रेटिंग को कम किया जाता है। तो इसलिए आज स्थिति ये है कि आज हम 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की बात कर रहे हैं और इस प्रकार की योजनाएं, जो फ्री बीज की योजनाएं, हमें पुनः उसी जिसको ये अर्थशास्त्री लोग, कुछ दूसरे लोग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे, हम वापस उस पर लेकर के जाने की कोशिश जो है वो हो सकती है इनके ज़रिए। और इसी वजह से ये जानना ज़रूरी है कि जो फ्रीबीज हैं इनका किस तरीके से जो असर है, दूरगामी परिणाम इनके क्या होंगे, इनकी सच्चाई जानना बेहद ज़रूरी है। लगातार वही आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ पर। होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस खास पेशकश में, जिसमें आपको लगातार हम बता रहे हैं कि जो खटाखट चुनावी वादा है वहाँ नफ़ा है या नुकसान ज़्यादा है। जी हाँ, और इरादा क्या नुकसान का ही है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से उदाहरण हमारे सामने आते हैं वो उदाहरण इसी और ही इशारा करते हैं कि वहाँ नुकसान ज़्यादा है। और ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ शिशिर जी हम बात कर रहे थे जो सोवरेन रेटिंग है उसको लेकर, किस तरीके से जो रेटिंग की जब हम बात कर रहे हैं उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी समय जाता है, मेहनत गई है, तमाम आंकड़े जो हैं वो हमने देखे हैं कैसे उसमें बदलाव आया है, जो देश की आज स्थिति है वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है। लेकिन अगर इस तरह के और चुनावी वादे जो हैं वो कर दिए जाते हैं, फ्रीबीज़ को और बढ़ावा दिया जाता है, तो किस तरीके से जो सॉवरेन रेटिंग है उस पर असर आएगा? देखिए, जितने भी सोवरेन रेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो S&P हो, फिच हो या मूडीज़ हो, उन सभी ने हमारी जो रेटिंग दे रखी है वो BBB- या BB- कहते हैं जिसको, और ये लास्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। और यहाँ पर हमारा आउटलुक भले ही स्टेबल हो या पॉजिटिव हो, लेकिन हम लास्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड पे हैं। अब उनकी जो कहते हैं ना पैनी नज़र होती है हमारे फिस्कल डेफिसिट पे, राजकोषीय घाटे के ऊपर, और उसमें अगर थोड़ा सा भी फर्क आया, और राजकोषीय घाटा याद रखिए कि केवल केंद्र सरकार का नहीं, तकनीकी भाषा में हम लोग उसे कहते हैं गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य दोनों को मिला करके अगर वो एक निश्चित सीमा से ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे सोवरेन रेटिंग के ऊपर असर पड़ता है। अब सोवरेन रेटिंग को लेकर के हमें क्यों चिंता करनी चाहिए? क्योंकि निवेशक निवेश का फैसला इसी रेटिंग के ऊपर करते हैं। रेटिंग उनके फैसले में एक अहम भूमिका अदा करती है। तो आपको यह तय करना है कि निवेश हमको जुटाने के लिए इन निवेशकों से हमें मदद लेनी है या नहीं लेनी है। देखिए, एक
बात और यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप केवल ये सोचते हैं कि हमारे पास इतने संसाधन है अपने स्तर पर कि हम सब कुछ कर लेंगे, ये एक गलत सोच है। निवेश केवल पैसे का नहीं होता, तकनीक का भी होता है, और दोनों के लिए हमें दुनिया के दूसरे देशों से भी हमें मदद लेनी पड़ती है, और वहां पर सोवरेन रेटिंग की अहम भूमिका है। तो आपको ये तय करना है कि इस तरह के प्रयासों से हम अपने सोवरेन रेटिंग को खतरे में डाल दें, जिससे आगे विकास की जरूरतों को पूरा करने में हमें दिक्कत हो, या हम एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए कि हम आ गए हैं, सत्ता में आ गए, हमारा काम हो गया, कहानी खत्म है। जी, तो ये अश्विनी जी क्या माना जाए, स्वार्थ जो है वो नजर आता है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि जिस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और तेज़ गति से आगे बढ़े, लेकिन कोई इस तरह के राजनीतिक दल से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनका इस तरह के वादे करना, क्या ये सिर्फ स्वार्थ है उनका? क्योंकि यहाँ तो राष्ट्रहित होता तो नज़र नहीं आ रहा। देखिए, राजनीतिक दलों को शायद ये लगने लगा है कि जनता को समझ नहीं है। ये लगता है कि आपके माध्यम से जनता को ये बताने की ज़रूरत भी है कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन माउसर नेट। जी, तो कुछ भी फ्री नहीं होता है, और जो जिस प्रकार से हमने बार बार आपको बताया कि पैसे का सही इस्तेमाल देश को 2047 में विकसित राष्ट्र बना सकता है। जी, पैसे का सही इस्तेमाल हमें 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचा सकता है। पैसे का सही इस्तेमाल करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर ले जा सकता है। मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि पैसे के सही इस्तेमाल से जब घर बनाए गए 4 करोड़ घर, जब मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिए गए, और जब पानी का कनेक्शन दिया गया, शौचालय बनाए गए, जिसके कारण क्षमता का निर्माण हुआ, जिसके कारण लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गए, और वो भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है, बहुआयामी, तो बहुआयामी गरीबी। तो इस प्रकार से अभी हमारे देश में गरीबी बहुत कम रह गई है, और कम करने की ज़रूरत है। इसलिए यदि हम इस प्रकार के गलत प्रकार से जिसको गैर जिम्मेदाराना तरीके से खर्च करेंगे, तो गरीबी घटने की दर कम हो जाएगी, और लोग गरीबी रेखा से नीचे जाने लगेंगे। जो मध्यम वर्ग है, जिसको मान लिया आपने बहुत निम्न वर्ग को थोड़े पैसे दे दिए, लेकिन उसको रोजगार के साधन खत्म कर दिए, और जो मध्यम वर्ग है उसकी आमदनी और कम कर दी। जी अश्विनी जी, इस पर हमें गौर करना होगा कि जिस तरीके की नीतियां हैं और जो निर्णय हैं, क्योंकि आज जिस स्थिति में हम हैं वो आसान नहीं है वहां तक पहुंचना, लेकिन जो जनता है सब जानती है, जनता जानती है कि आखिर इन वादों पर अगर विश्वास किया गया तो कहाँ हम पहुंचेंगे फिर से, और यहाँ तक आने में कितना वक्त लगेगा। फिलहाल आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाना आपने कि आखिर क्यों खटाखट चुनावी वादे जो हैं, नफ़ा या नुकसान जो हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर नुकसान ज़्यादा नज़र आता है, और ये आम जनता जो है बेहतर तरीके से समझती है, और वो खटाखट विश्वास नहीं करती, बल्कि अपना जो उसका अधिकार है, जी हाँ, वोट का जो उसका एक अधिकार है, उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से करना जानती है। तो फिलहाल के लिए इस पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। उत्तर से दक्षिण